सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक तो हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। बहुत लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं है। बहुत स्टूडेंट अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट पढ़ते वहाँ भी कोऑपरेटिव दिखता है वर्ड, डीपीएसपी पढ़ते सर वहाँ भी दिखता है कोऑपरेटिव। तो ये कोऑपरेटिव होता क्या है। और दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो हम लोग डेफिनेशन इसका क्या है वो चीज़ हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ ये भी हम लोग समझेंगे कि सरकार कोऑपरेटिव को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रहा है। अगर तो मैं आपको तुलना करके बताऊंगा 1991 में जो भारत का नई आर्थिक नीति जो भारत की थी, मतलब थी नहीं है, जो चल रहा है अभी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो भारत का है, एलपीजी इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब हम लोग एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाए तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लाने का क्या ज़रूरत है, इसको इतना बढ़ावा देने का क्या ज़रूरत है। आखिर क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी को गांधी जी, विनोबा भावे, ये लोग बहुत समर्थक थे कोऑपरेटिव के। वो लोग चाहते थे कि भारत में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बने। तो आखिर ये कोऑपरेटिव होता क्या है। और इसलिए आप देखिएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2011 में, और इस अमेंडमेंट के द्वारा इसको और ज़्यादा क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो आज फुल कॉन्सेप्ट हम लोग इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक अमेंडमेंट हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, 2011 में संविधान में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन को हम लोग बोलते हैं कौन सा, 97th संशोधन हुआ था, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। और देखिएगा इस संशोधन में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई। कहाँ कहाँ देखिए, एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट। आपको पता है आर्टिकल 14 से 32 के बीच में क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पहले से विद्यमान ये आर्टिकल था, इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि भारत के नागरिक को ये अधिकार दिया गया, हम लोग को ये अधिकार दिया गया कि आप यूनियन एसोसिएशन इसका आप गठन कर सकते हैं, मतलब यूनियन एसोसिएशन हम बना सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट। अब 2011 में यूनियन एसोसिएशन के साथ साथ एक नया शब्द को जोड़ दिया गया। वो शब्द क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि अब आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी अब आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। तो यूनियन था ही, एसोसिएशन था ही, और साथ ही साथ क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बनाना क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ एक और आर्टिकल इसी में जुड़ा, इसी अमेंडमेंट के द्वारा, जो था 43B। और 43B जो है ये क्या है, डीपीएसपी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां पे राज्य को निर्देश दिया गया। आर्टिकल 43B एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और इसमें बोला गया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की उन्नति के लिए काम करें। तो सरकार को ये निर्देश दिया गया। और डीपीएसपी क्या होता है, सरकार का कर्तव्य होता है, राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि हम इसको क्या करें, हम इसका निर्वहन करें। तो आप समझना, तो लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। सरकार को बोला गया कि आप इसकी उन्नति के लिए कार्य करें। तो समझ पा रहे कितना ज़्यादा ये, आखिर बहुत लोगों को समझ नहीं आता सर इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फंडामेंटल राइट में भी दे रहे हैं, सरकार को भी आप निर्देश दे रहे हैं कि तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है ना, उसको उसकी उन्नति के लिए काम करो। इसके साथ ही साथ एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ गया, एक नया भाग आपको देखने को मिलेगा हमारे संविधान में। और कौन सा भाग है, वो भाग है 9B। एक नया भाग मिला और इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में विस्तार से बात किया गया। मतलब आप क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट दिया गया है ना, डीपीएसपी दिया गया, एक अलग से भाग जोड़ दिया गया कोऑपरेटिव के लिए। तो आप समझ रहे ये कोऑपरेटिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि ये कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि संविधान में कहाँ कोऑपरेटिव के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बात किया गया, और 97th अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा था। और अब हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर 2011 में इतना ज़्यादा बढ़ावा देने का क्या ज़रूरत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1991 में जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हम लोग अपनाए, फिर कोऑपरेटिव का क्या ज़रूरत था। तो चलिए हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में। तो पहले आप एक चीज़ ये समझिए कि कोऑपरेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं, ये आखिर होता क्या है, ये आखिर होता क्या है।
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एक सामान्य, अगर आप इसका डेफिनेशन देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि नागरिकों का एक ऐसा समूह जो अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब साझा, सभी का एक ही हित होता है, आर्थिक, है ना, आर्थिक वर्ड जरूरी है, इकोनॉमिक ध्यान रखिएगा। तो नागरिकों का ऐसा समूह जो अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संगठन का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बात समझ में आ रहा है? कोई एक व्यक्ति नहीं है, साझा हितों को, तो नागरिकों का ऐसा समूह जो अपने आर्थिक हितों को साझा तरीके से आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, साझा हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। ठीक है, अब देखिएगा कोऑपरेटिव आने का वजह क्या था। आखिर कोऑपरेटिव को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा सरकार की तरफ से 2011 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट किया गया, संविधान में इतना जगह दिया गया, आखिर क्या वजह क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कोऑपरेटिव होता क्या है। मैंने डेफिनेशन बता दिया, आप समझिए होता क्या, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। देखिए कोऑपरेटिव में आप एक चीज़ समझिए, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कोऑपरेटिव क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए, तो साझा हित मतलब सभी लोगों का हित होगा और नागरिकों का कुछ क्या होगा, समूह होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं कोऑपरेटिव का सबसे अच्छा लेता हूं, वो है आपका अमूल। आपकी शुरुआत, हो सकता है बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिसकी शुरुआत ही कोऑपरेटिव से होती होगी, आपको पता भी नहीं है। कुछ लोग अमूल का दूध, है ना, से चाय वाय बनाते होंगे सुबह, तो सुबह पहला चाय जो मिलता है वो आपका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, कोऑपरेटिव से हो रहा है। फिर ब्रेड वेड खाते होंगे तो उसमें बटर लगाते होंगे, हो सकता है अमूल का बटर लगाते होंगे, तो आपका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, कोऑपरेटिव। जब आप खाना बनाते हो सकता है अमूल का पनीर, है ना, आप सब्जी में बना रहे हैं, तो आपकी शुरुआत कहाँ से, तो आप देख रहे हैं पूरा दिनचर्या कहीं ना कहीं हम लोग कोऑपरेटिव से क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या है, जुड़े हुए। अमूल जो है ये कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा ब्रांड, नेशनल ब्रांड नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। अब देखिएगा अमूल जो है, ऐसे इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की स्थापना जो हुई थी वो गुजरात में हुई थी। आनंद एक जगह है, उस जगह पे इसकी स्थापना हुई थी। और आपको पता है कि आनंद जगह है और मिल्क यूनियन लिमिटेड, जैसे कि मैंने बोला, साझे रूप से ये लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे डेयरी उद्योग का काम करते हैं। कैसे इसकी स्थापना हुआ होगा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ऐसे इसका स्थापना 1946 में ही हो गया था, आज़ादी से पहले ही थोड़ा। देखिए गुजरात में लोग पशुपालन का काम करते थे और हम लोग समझने का प्रयास करें कि कोऑपरेटिव कैसे बनता है। ठीक है, तो गुजरात में लोग क्या करते थे, पशुपालन का काम करते थे और पशुपालन में लोग के पास मवेशी था, उससे वो दूध निकालते थे और शहर में जाते थे बेचने के लिए। लोग अलग अलग, बहुत सारे लोग थे, लोग अलग अलग मवेशी पशुपालन कर रहे और दूध को अपना बेच रहे। तो आप इकोनॉमी को अगर समझते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई अगर आपने पढ़ा है या समझते हैं थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई को, तो आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तय होता है। जैसे होता क्या था कि दूध बेचने वाले जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। मान लीजिए ये लोग सारे लोग दूध बेचने वाले हैं, ठीक है, इतने लोग दूध बेचने वाले हैं, ठीक है, सारे लोगों के पास अपना मवेशी है, अपना ये दूध निकालते ये लोग, किसी का 5 किलो, किसी का 8 किलो, किसी का 10 किलो, जिसके पास जिसका दूध होता है उसको वो लेके जाते हैं मार्केट में बेचते। अब देखिएगा ये है कस्टमर, हंसता खेलता कस्टमर। अब कस्टमर की संख्या कम है इसके तुलना में, तो आप समझना सेलर एंड बायर, या आप कह सकते हैं जो डिमांड करने वाला और सप्लायर। तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर ज़्यादा है, डिमांड इसके तुलना में डिमांड से ज़्यादा क्या है, सप्लायर है। और जब डिमांड से ज़्यादा सप्लायर होगा, जो लेने वाले हैं और जो बेचने वाला है, ये बेचने वाला है, ये क्या खरीदने वाला है। तो अगर बेचने वाला से ज़्यादा खरीदार है, तब तो बेचने वाला का चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचने वाला ज़्यादा है और खरीदार क्या है, कम है। तो बेचने वाला ज़्यादा है, खरीदार कम है, तो मोनोपोली किसका चलेगा, खरीदार का। समझ पा रहे बात का, है ना। बात देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब 10 लोग मान लेते हैं दूध लेने वाला है, ग्राहक है, और
50 लोग मान लेते हैं, ये क्या है, दूध बेचने वाला है। 10 लोग ग्राहक हैं और 50 लोग क्या है, दूध बेचने वाला है। अब एक बात बताइएगा, तो ये 10 लोग मोनोपोली कर सकता है। अब 50 लोग यहाँ ये बोल रहा है कि 60 रुपये के जी ले लीजिए, तो बोले ना 60 नहीं है, छोड़ो तुमसे नहीं लेंगे, दूसरा के पास। इसको बोलेगा देखो 60 दे रहा, तुमसे अगर लेंगे तो एक तुम 55 रुपया दो, तो बोले अच्छा ठीक है, तैयार हो जाते। तो कोई अब कंपटीशन क्या होगा, अब ये बोलेगा अच्छा ठीक है हम 54 में ही दे देते, कोई बोलेगा हम 50 में देते। मतलब उस तरह से बिजनेस इसका ठीक से हो नहीं पा रहा है। और जनता मतलब ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, ये अपना मोनोपोली चला सकता है। समझ पा रहे बात। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक खरीदने वाला है, सॉरी एक बेचने वाला है और 10 लोग खरीदने वाला है, तो 10 लोग जब खरीदने वाला है तो बेचने वाला एक ही है। अब वो जो इच्छा वो दाम रख सकता है और खरीदने वाला बहुत है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे दबदबा किसका रहेगा, वहाँ पे दबदबा रहेगा बेचने वाला का। लेकिन यहाँ पे दबदबा किसका है, खरीदने वाला का। अब देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, अब लोगों ने डिसाइड ये हुआ कि एक काम करते, सभी लोगों का अपना एक आर्थिक हित है और कहीं ना कहीं नागरिकों का समूह, जैसा मैंने बोला कोऑपरेटिव, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि काम करते हैं कि जिसके पास जितना मवेशी है, जितना वो दूध निकालता है, सब दूध लेके इकट्ठा एक साझा प्लेस पे, एक इकट्ठा एक जगह बनाया गया कि इस जगह पे तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो जितना इस जगह पे गुजरात में जितने लोग थे जो पशुपालन करते थे, मवेशी का काम करते थे, वो लोग को बोला गया कि तुम क्या करो, अपना जितना तुम्हारा दूध होता है, दूध को लेकर के यहाँ पे जमा करो। तो कोई 5 किलो लाया, कोई 8 किलो लाया, कोई 2 किलो लाया, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो, जिसके पास जितना मवेशी था उस हिसाब से वो क्या किया, दूध ला के यहाँ पे जमा किया। और बोला कि इकट्ठा हम लोग क्या करेंगे, दूध को जमा करेंगे एक जगह पे। इकट्ठा जमा होने से क्या होगा, सबका नाम रजिस्टर में लिखते जाएंगे कि हाँ फलाना ने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना, ये इसका इतना है ना, कोई 4 kg दूध लाया, कोई 5 kg, कोई 10 kg, जिस हिसाब से वो अपना दूध लाएगा उसको रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और इसी जगह पर 2-4 लोग मिलकर क्या करेंगे, पूरा गुजरात में दूध का क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। अब गुजरात में दूध का सप्लाई करने वाला क्या है, एक ही है। पहले अनेक था और अब ये अनेक जो हो गया वो कहीं ना कहीं एक हो गया, और यही से हर जगह क्या होने लगा, सप्लाई होने लगा। तो अब बताइएगा, यहां से जब सप्लाई होगा तो अब क्या हो गया, सप्लायर जो है वो एक है और जो बायर है, जो लेने वाला है दूध, वो अनेक है। तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, बहुत दूसरा कस्टमर लेगा। अब ये मोनोपोली इसका नहीं चल पाएगा, ये कहने मोल मोलाई नहीं कर पाएगा, जो बार्गेनिंग होता बार्गेनिंग ही नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे बात। और यहाँ पे क्या करेगा कि जैसे अब 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल जितना दूध इकट्ठा हुआ, सबको मार्केट में क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। और मार्केट में बेच करके जो पैसा आएगा, तो जिसके पास जो जितना दूध दिया था उसको उतना पैसा, ये 5 kg दिया था इसको 5 kg के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, कोई 8 kg दिया उसको 8 kg के हिसाब से, मतलब जो जितना पैसा दिया उस हिसाब से उसको क्या कर दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा। तो ऐसे बनता है, ये क्या बन गया, एक कोऑपरेटिव। तो आर्थिक हित के लिए काम किया। इससे क्या हुआ, इन लोगों को नुकसान भी नहीं हुआ, कभी इसका दूध बिक जाता था, कभी इसका दूध नहीं बिकता था, इसके पास खाने को आ जाता था, इसके पास कुछ नहीं खाने को रहता था, तो लोग परेशान रहते थे। इसलिए इकट्ठा किया गया और यहाँ पे कोऑपरेटिव। और आज देखिए, आज वो अमूल क्या हो गया, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का इंडस्ट्री बन गया। तो डेयरी उद्योग में सबसे बड़ा नाम आपको देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, कोऑपरेटिव। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोऑपरेटिव बनाया कैसे जाता है। अब सवाल बनता है कि कोऑपरेटिव का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव का ज़रूरत पड़ा, और ज़रूरत तो खैर हमेशा से रहता है, लेकिन यहाँ पे एक तो देखिए क्या हुआ, 2011 में आखिर 97th अमेंडमेंट में इतना जोर क्यों दिया गया कोऑपरेटिव पे, ये चीज़ हम लोग को थोड़ा समझना। आपको पता है कि 1991 में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1991 में हमने LPG है ना, एक नई आर्थिक नीति बनाई जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे हम लोगों ने जोर दिया। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे हमने क्या किया, जोर दिया। और आपको पता है कि LPG जो है ये जब आया, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा समाजवादी व्यवस्था जो हम लोग लागू करते हैं, या जो समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी कार्यक्रम चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं ये क्या है, हावी हो जाता है। ये कहीं ना कहीं क्या है, पूंजीवादी की तरफ झुकाव ज़्यादा जाता है। ऐसा आप पूर्णता नहीं कह सकते कि भारत एक पूंजीवादी देश है, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे आप, क्योंकि
हाँ, ये कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति जो है ये पूंजीवादी की तरफ झुकाव थोड़ा सा दिया, मतलब प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया, नियम में लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल मतलब जो उदारीकरण किया गया, नियम को सरल बनाया गया, ग्लोबलाइजेशन, विश्व के साथ भारत को क्या हुआ, भारत जुड़ा तो अलग अलग कंपनी, कोक, पेप्सी, बहुत विदेश का ब्रांड आएगा। देखिए हुंडई है, मारुति सुजुकी, ये सब जितना बड़ा बड़ा विदेश है ना, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, बहुत ब्रांड आना यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा 1991 के बाद से जब हम लोग न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाते हैं, अच्छा मैं बार बार बोल रहा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, देखिए याद, जब तक अब कोई एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बन जाता तब तक इसको न्यू ही बोलेंगे। समझ पा रहे बात? जैसे घर में कोई नई बहू आई है, अब उसका 20 साल हो गया, लेकिन तब भी उसको तब तक न्यू नई बहू बोलेंगे, कब तक, जब तक कोई उसके बाद कोई नई बहू नहीं आ जाए। लेकिन वो 20 साल हो जाए कि 50 साल हो जाए, नई बहू कहलाएगी। वैसे ही 1991 में ये आया था, लेकिन अभी भी इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा आया नहीं है, ठीक है, और यही इकोनॉमिक पॉलिसी अभी भी चल रहा है। तो आप एक बात समझिएगा, इसके आने से बहुत फायदा हुआ भारत को और बहुत नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ, जैसे नेशनल इनकम हमारा बढ़ा, जीडीपी में बढ़ोतरी हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, है ना, विदेश है ना, रोजगार बढ़ा, क्योंकि कंपनियां आएगी, फैक्ट्री लगाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारा फायदा भी हुआ। लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ। जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग या छोटा छोटा उद्योग चल रहा था, या छोटे मोटे लोग कंपनी चला रहे थे, वो सब कहीं ना कहीं बंद होना शुरू हो गया, क्योंकि अब बड़ा बड़ा कंपनी है, कहाँ टिक पाएगा वो सब। अब क्या बोलते हैं, कोक कंपनी, कोका जो है कोक कंपनी है, वो किससे प्रचार कर रहा है, आमिर खान। आमिर खान कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। अब हम लोग बोलते नहीं ठंडा मतलब, हम लोग लस्सी उसी समझते थे। आमिर खान बोले कि नहीं ठंडा मतलब कोका कोला होता था, हमें लगता है अच्छा आमिर खान बोल रहे तो हो सकता है ठंडा मतलब कोका कोला होगा। अब पेप्सी का प्रचार अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, ये बड़ा बड़ा है ना, बड़े बड़े लोग प्रचार कर रहे हैं। अब हम लोग को लग रहा है कि नहीं पेप्सी अमिताभ बच्चन भी पीता है, सचिन भी पीता है, तो मतलब पेप्सी में कुछ बात है, तो पेप्सी खरीदो। तो बात समझिएगा, तो ये बड़ा बड़ा कंपनी जो आया, इसके सामने छोटा छोटा कंपनी क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, है ना। इसे देखिए थम्सअप जैसा ब्रांड फेंका गया ना। थम्सअप ब्रांड स्टार्टिंग में पार्ले का ब्रांड था, पार्ले का ब्रांड था थम्सअप, और वो इतना हाई लेवल का प्रचार करवाता था। ये जो कोक हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब बड़े बड़े स्टार से करवाते थे। और थम्सअप वाला चंकी पांडे है ना तो इन लोग से किसी से करवा देते थे। अब देखिएगा उनको क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। उसके बाद देखिएगा जैसे कोक कंपनी खरीद लिया थम्सअप को, अब क्या हो गया, अब थम्सअप पीने से तूफान आ जाता है। देखते होंगे आप प्रचार, अब थम्सअप पियो तूफान। पहले थम्सअप पीते थे जब तक पार्ले का था, तब तक तूफान नहीं आता था, लेकिन अब क्या हो गया, तूफान आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे कंपनियों पे असर पड़ा एलपीजी आने के बाद, और जब इससे असर पड़ा तो इसलिए 2011 में सरकार ने इसको फंडामेंटल राइट बनाया, डीपीएसपी में डाला, सरकार को निर्देश दिया कि आप इसको इसकी उन्नति के लिए आप क्या कीजिए, काम कीजिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये कहीं ना कहीं जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, एलपीजी व्यवस्था जो है, इससे कहीं ना कहीं वो लड़ सकता है, उसके सामने खड़ा हो सकता है। आज देखिए जैसे एग्जांपल मैंने दिया अमूल, है ना। तो इस तरह का बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा संगठन ऐसा बनेगा जो कि पूंजीवादी का क्या कर पाएगा, सामना कर पाएगा। इससे क्या होगा कि अगर ये अलग अलग रहते तो ये फेंका जाते, लेकिन एक साझा हित अगर इनका है ना, एक साथ ये लोग मिलकर काम, एक संगठन बना के काम कर रहे हैं, तो इनको क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी से लड़ने के लिए ये जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी से का एक तरह से आप कह सकते हैं कि बराबरी करने के लिए सरकार कोऑपरेटिव को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, ताकि ऐसा नहीं हो कि विदेशी कंपनी ही हावी हो जाए, या कोई एक व्यक्ति विशेष कंपनी जो बहुत बड़ा उद्योगपति है वही हावी हो जाए, बाकी सब क्या हो जाए, छोटा मोटा उद्योग बर्बाद हो जाए। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, जो अंग्रेज़ के ज़माने में हुआ था, जब औद्योगिकरण हुआ था, हमारा छोटा छोटा जो उद्योग होता है, जैसे अलीगढ़ का ताला उद्योग बहुत प्रसिद्ध उद्योग था, वो सब क्या हो गया, फेंका गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार बढ़ावा दे रहा और आगे भी बढ़ावा देते रहेगा। और जब फंडामेंटल राइट बना दिया गया और डीपीएसपी में डाल दिया गया, तो आप क्या ही बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसको बढ़ावा सरकार चाह रहा है। तो जितना आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहे आप बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और जितने लोग बनाएं, जितने ग्रुप ऑफ पीपल बनाएं, उतना ही सरकार है ना चाहेगा कि आप उन्नति करें। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।